आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में अमेरिकी अदालत के हालिया फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि मेटा यानी फेसबुक का सोशल नेटवर्किंग में एकाधिकार नहीं है। लेख कहता है ये फैसला सिर्फ कानूनी तौर पर कमजोर नहीं है, बल्कि ये उस खतरनाक संदेश को भी मजबूत करता है कि अमेरिका में बड़े बड़े कॉरपोरेशनों पर कानून का जोर नहीं चलता। यानी जितनी बड़ी कंपनी उतनी कम जवाबदेही। लेख याद दिलाता है कि मेटा की 2012 और 2014 में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खरीदारी साफ तौर पर बाजार पर कब्जा जमाने की रणनीति थी। लेकिन अदालत ने देखना ही जरूरी नहीं समझा कि उस समय कंपनी की शक्ति कितनी थी। लेख का तर्क है, अगर मेटा आज भी मोनोपोली नहीं है तो मोनोपोली शब्द का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी कमाई, लगातार बढ़ता मुनाफा, विज्ञापनों की भरमार, प्राइवेसी की गिरती सुरक्षा, ये सब वही कर सकता है जिसके पास बाजार पर पकड़ मजबूत हो। अगर मेटा के पास असल प्रतिस्पर्धा होती तो यूजर अनुभव खराब करके भी इतने अरबों डॉलर नहीं कमा पाता। टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स को समान बाजार बताकर मेटा को छूट देना, लेख के अनुसार, वास्तविकता से आंखें फेरना है। लेख व्यापक चिंता भी जताता है। अदालतों और सरकारों का यह ढीलापन टेक कंपनियों को यह संदेश देता है कि वो कानून से ऊपर हैं। गूगल पर भी अदालत ने मोनोपोली होने का ठप्पा तो लगा दिया, लेकिन कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। इससे एक तरह की टेक सुप्रीमेसी बन गई है, जहां कंपनियां खुद को ऐसे समझने लगी हैं कि वो किसी सरकार से कम नहीं। मेटा से जुड़े इतने घोटाले सामने आए, विसल ब्लोअर्स बोले, लेकिन असल में कंपनी पर कोई ठोस लगाम नहीं लगाई जा सकी। लेख आगे बताता है कि अमेरिका में 20वीं सदी में जो कानून मजदूरों, छोटे कारोबारियों और आम लोगों के हित में बनाए गए थे, जैसे श्रम कानून, वित्तीय नियंत्रण, टैक्स नियम और एंटी ट्रस्ट नियम, उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया है। इससे समाज दो तबकों में बढ़ता जा रहा है और यही असमानता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। लेखक ऐतिहासिक संदर्भ देता है कि जब थियोडोर रूज़वेल्ट ने 1900 के दशक की शुरुआत में बड़े बड़े ट्रस्ट तोड़े थे, तब भी देश में गुस्सा, आर्थिक असमानता और चरमपंथी विचार बढ़ रहे थे। लेकिन सरकार ने बड़े कॉरपोरेट्स पर नियंत्रण लगाकर हालात संभाले। आज की स्थिति उलट है। ना तो कांग्रेस बड़े सुधार कर रही है, ना अदालतें आर्थिक वास्तविकताओं को समझ पा रही हैं। लेख का अंतिम संदेश ये है, अगर अमेरिका ने अभी भी कॉरपोरेट शक्ति पर लगाम नहीं लगाई तो लोकतंत्र पर विश्वास और गुस्सा बढ़ता जाएगा और लोग उन चरमपंथी विचारों की ओर मुड़ सकते हैं जो पूरा सिस्टम उलट देने का वादा करते हैं। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में यूरोप की सेंटर लेफ्ट पार्टियों को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी गई है। डेनमार्क का जो मॉडल दुनिया भर में सफल उदाहरण मानकर दोहराया जा रहा है, असल में वो डेनमार्क में भी काम नहीं करता। लेखक बताते हैं कि हाल ही में कोपनहेगन में सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी की 100 साल पुरानी सत्ता खत्म हो गई और ग्रीन लेफ्ट की जीत हुई। ये खुद बता रहा है कि जब लेफ्ट पार्टियां दाईं ओर झुककर, खासकर एंटी इमिग्रेशन एजेंडा अपनाकर फॉर राइट को कॉपी करती हैं, तो उन्हें ना तो वोट मिलते हैं और ना ही पुराने वोट बचते हैं। लेख का तर्क है, यूरोप में पिछले 2 दशकों से जो पैटर्न दिख रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों का लगातार गिरना और फॉर राइट पार्टियों का उभरना, उसे गलत तरीके से समझा गया। ऐसा प्रचार किया गया कि लेफ्ट पार्टियां प्रवासियों के समर्थन के कारण फॉर राइट के हाथों वोट खो रही हैं, जबकि शोध बताता है कि उनके अधिकतर वोट सेंटर राइट और ग्रीन पार्टियों के पास गए। इसके बावजूद सेंटर लेफ्ट पार्टियां एक काल्पनिक छूटे हुए सफेद मजदूर वोटर का पीछा करने लगी। डेनमार्क का उदाहरण भी इसी गलतफहमी पर खड़ा है। डैनिश सोशल डेमोक्रेट्स ने बेहद सख्त प्रवासन नीतियां अपनाई, लेकिन ना तो पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी और ना ही फॉर राइट कमजोर पड़ा। पार्टी का वोट शेयर 2019 और 2022 में लगभग ठहरा ही रहा
और 2025 के चुनावों में उसके ऐतिहासिक तौर पर नीचे आने की आशंका है। दूसरी ओर फॉर राइट पार्टियां डीपीपी और नई पार्टियां एनबी व डेनमार्क डेमोक्रेट्स फिर से उभर रही हैं। यानी दक्षिणपंथी कठोर नीति ना तो फॉर राइट को रोक पाई और ना सेंटर लेफ्ट को फायदा दे पाई। लेख का अंतिम संदेश साफ है, जब भी लेफ्ट पार्टियां फार राइट की नकल करती हैं, वो अपने ही प्रगतिशील, युवा और उदारवादी वोटरों को खो देती हैं। ब्रिटेन इसका ताजा उदाहरण है, जहां की लेबर पार्टी ने प्रवासन पर सख्ती दिखाकर रिफॉर्म यूके के वोटरों को जीतना चाहा, लेकिन उल्टा ग्रीन और लिबरल डेमोक्रेट्स की ओर वोट बह रहे हैं। लेख कहता है, असली सबक ये है, सेंटर लेफ्ट की मजबूती प्रगतिशील राजनीति में है, ना कि डर या राष्ट्रवाद के उस एजेंडे को अपनाने में जो मूल रूप से फार राइट का है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच ट्रंप की 28 बिंदुओं वाली शांति योजना को लेकर चल रही कश्मकश को विस्तार से समझाया गया है। लेख का मूल संदेश ये है कि ट्रंप जिस योजना को युद्ध खत्म करने का रास्ता बता रहे हैं, उसे यूरोप और यूक्रेन एक तरह की मजबूरी और रूस को भारी लाभ देने वाला प्रस्ताव मान रहे हैं। यानी शांति के नाम पर ऐसा सौदा जिसमें यूक्रेन को बहुत कुछ छोड़ना पड़े और रूस को बहुत कुछ मिल जाए। लेख कहता है, जिनेवा में चल रही बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि इसमें अमेरिका अपने प्रस्ताव को थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे पूरी तरह खारिज ना कर दें। ट्रंप ने पहले यूक्रेन को एक तरह की डेडलाइन दे दी थी, लेकिन यूरोप के कड़े विरोध के बाद अब अमेरिका कह रहा है कि ये कोई अंतिम ऑफर नहीं है। बातचीत में अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ सब मौजूद हैं। यहाँ तक कि जेलेंस्की का दावा है कि रूस का भी किसी रूप में प्रतिनिधित्व रहेगा। यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि योजना के मुताबिक यूक्रेन को लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया को रूस का हिस्सा स्वीकार करना होगा। इसके अलावा खेरसोन और जापोरिजिया जैसी जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति को फ्रीज कर देना होगा। लेख बताता है, यूरोप इसे खतरनाक मिसाल मानता है कि किसी ताकतवर देश ने हमला किया और फिर बातचीत के नाम पर उसे जमीन भी मिल गई। इसके साथ साथ यूक्रेन की सेना को 9 लाख से घटाकर 6 लाख करने की शर्त भी यूरोप को बेहद चिंताजनक लगती है। उनका कहना है, इससे यूक्रेन भविष्य में रूस के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। लेख ये भी समझाता है कि यूरोपीय नेता जैसे जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ईयू के प्रमुख एक सुर में कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा, उसकी सेना का आकार और उसकी सीमाओं की अखंडता, इन 3 चीजों से समझौता नहीं हो सकता। यूरोप की दलील है कि शांति जरूर चाहिए, पर ऐसी शांति नहीं कि 2 साल बाद रूस फिर हमला कर दे। लेख कई नेताओं के बयान देकर बताता है, यूरोप की सोच साफ है, यूक्रेन के बारे में फैसला यूक्रेन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अंत में लेख संकेत देता है, ये बातचीत बेहद निर्णायक हो सकती है क्योंकि रूस भी अपने सैन्य दबाव को बढ़ा रहा है ताकि वार्ता में उसकी पकड़ और मजबूत हो। यानी अमेरिका जल्दबाजी में सौदा चाहता है, यूरोप इसे खतरनाक मानता है और यूक्रेन दबाव के बीच अपनी संप्रभुता बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.